जिनेंद्र, आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव और 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अदा और प्रदा के बीच संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें यह बताता है, अदा यानी उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, और प्रदा का मतलब है इनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है वह क्या है? भौतिक प्रदा। तो भौतिक अदा और प्रदा यानी इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध कौन बताता है? उत्पादन फलन। अल्पकाल में उत्पादन फलन का कौन सा नियम लागू होता है? तो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपात और अल्पकाल आप याद रखना। अल्पकाल में क्या होता है? परिवर्तन ज़्यादा होते हैं। वैसे लॉजिकल ये है कि अल्पकाल में हम कुछ साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन करते हैं, इसलिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहलाता है। चूँकि अल्पकाल में हम सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम। फिर है उत्पादन की प्रथम अवस्था में। उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जो कुल उत्पादन होता है वह बढ़ती हुई दर से उसमें वृद्धि होती है, जबकि सीमांत उत्पादन प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? घटता है। तो ये और ये सही है, यानी आंसर है डी। इसके बाद है कि उत्पादन प्रारंभ होने से पहले कौन सी लागत पाई जाती है? जब आप उत्पादन नहीं करते हैं तब भी आप क्या होता है? फैक्ट्री भवन खरीद लेते हैं, तो फैक्ट्री भवन का किराया तो आपको देना होगा, चाहे उत्पादन प्रारंभ करें या ना करें। तो फैक्ट्री का जो किराया है वो क्या कहलाएगी? स्थिर लागत। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? स्थिर लागत जो स्थिर रहती है, तो अस्थायी श्रमिकों की जो मजदूरी होती है वो तो यदि आप उत्पादन करवाते हैं तो मजदूरी देनी होगी, और उत्पादन नहीं करवाएंगे तो मजदूरी नहीं देनी होगी। तो यह परिवर्तनशील लागत है, ना कि स्थिर लागत। वह नियम जो डैश में लागू होता है उसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, क्योंकि अल्पकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल में लागू होता है। वह नियम जो डैश में लागू होता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने का प्रतिफल का नियम क्या बताता है कि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। औसत लागत और सीमांत लागत किस लागत से ज्ञात होती हैं? कुल लागत। यदि हम कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दें तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाएगी, और एक अतिरिक्त इकाई की लागत यानी कुल लागत में से हम एक कम इकाई की लागत घटा दें तो हमें एक अतिरिक्त इकाई की लागत प्राप्त होगी, जो कि सीमांत लागत होगी। फिर है, लागत औसत लागत को सबसे निचले बिंदु पर काटती है, ये आपकी औसत लागत है। तो सीमांत लागत क्या होती है? इसको इसके निचले बिंदु पर काटती है। किसको? AC को। औसत लागत को सीमांत लागत औसत लागत के निम्नतम बिंदु पर काटती है। फिर है, फर्म की संख्या बढ़ने पर बाजार पूर्ति। मान लीजिए कि बाजार में एक नई फर्म आ जाए तो वो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगी, तो उससे पूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सत्य असत्य है, शून्य उत्पादन होने पर परिवर्तनशील और स्थिर दोनों साधन घटा दिए जाते हैं। यदि उत्पादन आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपका फैक्ट्री भवन तो रहेगा, उसका किराया तो आपको देना होगा, तो स्थिर लागत नहीं घटाते। जबकि परिवर्तनशील, जैसे आप कच्चा माल नहीं लाएंगे, मजदूर जो है उसको नहीं रखेंगे, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो यह कथन असत्य क्यों है? क्योंकि स्थिर लागत घटती नहीं है। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधन अपरिवर्तित रहते हैं, ये असत्य है, क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है कि हम यदि उत्पादन नहीं कर रहे तो मजदूर को हटा देंगे, तो अपरिवर्तित नहीं होते बल्कि परिवर्तित हो जाते हैं।
उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत शून्य हो जाती है। आप उत्पादन बंद भी कर दें तब भी आपका फैक्ट्री के भवन का किराया तो आपको देना होगा, तो स्थिर लागत शून्य नहीं होती। यह असत्य कथन है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन उत्पादन फलन से है। दीर्घकाल में हम क्या होता है कि जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस हैं, इनको कितना गुना भी बढ़ा सकते हैं, तो यह कथन क्या है, सही है। फिर कर में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है। मान लीजिए आपकी वस्तु 5 रुपये की बेचते थे और कर 1 रुपये और बढ़ गया तो आप ये वस्तु 6 रुपये में बेचने लगे। जब आप 6 रुपये में बेचेंगे तो आपकी वस्तु की मांग कम हो जाएगी कीमत अधिक होने के कारण, इसलिए आप सप्लाई को भी कम कर देंगे। तो कर में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ती है, इसलिए पूर्ति कम हो जाती है। यह कथन सही है। फिर है कुल लागत। कुल उत्पादन क्या होता है, वस्तुएं और आपने जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की हैं उनके योग को हम क्या कहेंगे, कुल लागत। साधन के प्रतिफल का जो नियम होता है वो अल्पकाल में लागू होता है और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में होता है और साधन का प्रतिफल अल्पकाल में। आदा और प्रदा, इनपुट और आउटपुट में संबंध कौन बताता है, उत्पादन फलन बताता है। AC और MC वक्र क्या होते हैं, U आकार के होते हैं। ये AC और ये MC दोनों ही U आकार के होते हैं। सीमांत उत्पादन वक्र कैसा होता है, ये सीमांत उत्पादन वक्र जो होता है अतिरिक्त उत्पादन को बताता है कि आपने 100 इकाइयों की लागत 100 रुपये है और 101 इकाई की लागत 102 रुपये है, तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत कितनी हुई, 2 रुपये। तो वो कौन बताएगा, सीमांत उत्पादन अतिरिक्त उत्पादन की लागत को बताता है। उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। उत्पादन फलन क्या होता है कि उत्पादन फलन, जैसे मान लीजिए कि आपको उत्पादन करना है तो आपने उत्पादन करने के लिए क्या किया, ये इतना आपको उत्पादन करना है, आपने भूमि ली, पूंजी ली, श्रमिक लिए, संगठनकर्ता लिए और साहसी लिए। इनके सहयोग से आपने क्या किया, उत्पादन। तो एक तरफ तो क्या है, ये उत्पादन के साधन हैं और इन साधनों का प्रयोग करके आपने क्या किया, उत्पादन कर लिया। तो उत्पादन फलन क्या बताता है, उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। अब एक और परिभाषा है कि ये जो आपने भूमि ली, श्रमिक लिए उत्पादन के लिए, तो इनको हम कहते हैं आगत, और इनका प्रयोग करके जो हमने उत्पादन किया उसे कहते हैं निर्गत। तो उत्पादन फलन क्या बताता है, आगत और निर्गत के मध्य संबंध को बताता है। तो आपने 2 परिभाषाएं याद की उत्पादन फलन की। एक तो उत्पादन फलन उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है, दूसरा उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। इसे आप लिखेंगे कैसे, उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि में, उत्पादन किसी निश्चित समय में होगा, उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। 3 चीज़ याद रखना है, एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। दूसरा, उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। ये उत्पादन फलन को Q बोलते हैं। F यानी फलन, K और L ये उत्पादन के साधन हैं। तो उत्पादन के साधनों के सहयोग से जो उत्पादन होता है उसके मध्य संबंध को उत्पादन फलन बताता है। ये जो है वो आप छोड़ सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना आपको लिख देना है। अल्पकाल को समझाइए। मान लीजिए कि आपको उत्पादन बढ़ाना है, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है। किसी भी चीज़ का जब आपको उत्पादन बढ़ाना होता है तो अल्पकाल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे भूमि तो उतनी है, उस पर अधिक से अधिक श्रमिकों से काम करा के आप क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि करेंगे।
तो अल्पकाल में क्या होता है कि ये श्रमिक क्या है, परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अब भूमि तो जितनी है उतनी है, उसको अल्पकाल में बढ़ा तो नहीं सकते, ना नई भूमि मिलेगी। तो हम इसी भूमि का गहनता से प्रयोग करेंगे, मतलब इसमें अच्छी खाद बीज उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अच्छे से इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हम चाहें कि भूमि को बढ़ा दें तो अल्पकाल में स्थिर साधन की मात्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। तो अल्पकाल में क्या होता है कि ये तो है स्थिर साधन, और ये क्या है, वेरिएबल यानी परिवर्तनशील साधन। तो अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। फिर जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, हम उनकी मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जबकि जो स्थिर साधन होते हैं उनका गहनता से प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ये सहयोग नहीं है, क्या है, प्रयोग। उनका गहनता से प्रयोग करके हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ याद करने में नहीं है। पहला आप तो इस चित्र से याद कर लें कि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और स्थिर साधन का गहनता से प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्थिर साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दीर्घकाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दीर्घकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी हम भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस सभी को दीर्घकाल में परिवर्तित कर सकते हैं और इनमें परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को कर सकते हैं। फिर दीर्घकाल में उत्पादन प्रक्रियाओं में दीर्घकाल की अवधि अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि गेहूं का उत्पादन करना है तो दीर्घकाल की अवधि अलग होगी, और टमाटर का उत्पादन करना है तो दीर्घकाल की अवधि अलग होगी। अब जो दीर्घकाल होते हैं उन्हें हम घंटा, दिन, महीना, सप्ताह में नहीं बता सकते, केवल इसमें बता सकते हैं कि दीर्घकाल में यदि सभी साधन परिवर्तनशील है तो दीर्घकाल है, और परिवर्तनशील नहीं है तो अल्पकाल है। पैमाने का प्रतिफल किसे कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि दीर्घकाल है, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में आपको उत्पादन को बढ़ाना है, तो आप भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस सभी को, यदि आपको उत्पादन जितना बढ़ाना है आप सभी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला तो पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। दूसरा, इसमें कोई साधन स्थिर नहीं होता, और इसमें सभी साधन कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और जो सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है। पैमाने का अर्थ क्या होता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। कुल उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद का अर्थ लिखिए। कुल उत्पाद, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं। उस वस्तु के उत्पादन में आपने 100 रुपये श्रमिक को दिए और 100 रुपये का आपने कच्चा माल खरीदा, तो वस्तु के उत्पादन की कुल लागत कितनी होगी, 200 रुपये। अब ये तो कुल लागत हुई, आपको क्या निकालना है, कुल उत्पादन। मान लीजिए कि आपने उत्पादन में 3 श्रमिकों को लगाया। एक श्रमिक ने 100 उत्पादन किया, दूसरे ने भी 100 किया और तीसरे ने भी 100 किया। अब इन्होंने उत्पादन ये कितने में किया, एक दिन में इतना उत्पादन किया, तो इनका कुल उत्पादन कितना हो गया आपका, 300। तो कुल उत्पाद क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि, ये निश्चित समय अवधि में दिए हुए आगतों, ये आपके क्या हो गए, आगत यानी उत्पादन के साधन। आपको आगत कठिन लगे तो उत्पादन के साधनों द्वारा एक फर्म, ये आप इन्होंने उत्पादन किया, कहाँ किया, एक फर्म में, एक फर्म द्वारा उत्पादित की गई, इन्होंने किसका उत्पादन किया, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल शब्दों में आप याद कर सकते हैं कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें हम कुल उत्पादन कहते हैं। अब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाकर कुल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यदि आपने एक और श्रमिक लगा दिया तो उत्पादन 100 और बढ़ जाएगा। तो आपने परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिक को बढ़ाया और कुल उत्पादन 300 की जगह कितना हो गया? 400 हो गया आपका। सीमांत उत्पादन क्या होता है? सीमांत उत्पादन का अर्थ है कि यदि मान लीजिए कि 100 श्रमिक जो है 100 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और 101 श्रमिक जो है 100, यदि आप एक और श्रमिक 100 श्रमिक 100 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और n यानी क्या है? 100 श्रमिक। n-1 का मतलब है कि 100 में से आप एक माइनस कर दो यानी 99 श्रमिक। और 99 श्रमिक जो है 99 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो एक श्रमिक ने कितनी वस्तु का उत्पादन किया? 100 में से आप 99 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है कि किसी परिवर्तनशील साधन, ये उत्पादन श्रमिक ने किया होगा, ये किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी 99 श्रमिक 99 उत्पादन कर रहे थे और आपने एक और श्रमिक बढ़ाया तो आपके कुल उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई? 1 की। तो उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। यानी एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। अब कुल लागत से क्या अभिप्राय है? कुल लागत का अर्थ होता है कि आपने किसी वस्तु के उत्पादन की कुल लागत जो धन व्यय किया जाता है उसे कुल लागत कहते हैं। मतलब आपने कुल उत्पादन में जितना भी धन व्यय किया उसे आप क्या कहेंगे? कुल लागत कहेंगे। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने में कुल लागत मौद्रिक लागत आती है। मान लीजिए कि एक आपने वस्तु का उत्पादन किया है और उसमें आपकी 100 रुपये लागत आई है, तो ये आपकी क्या हो गई? कुल लागत। किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पन्न करने में जो कुल मौद्रिक लागत आती है उसे हम क्या कहते हैं? कुल लागत कहते हैं। कुल लागत दो लागतें शामिल होती हैं, निश्चित लागत और परिवर्तनशील लागत। निश्चित को आप स्थिर भी याद कर सकते हैं। निश्चित की जगह आप क्या लिख लेंगे? स्थिर। यहाँ भी निश्चित की जगह क्या लिखेंगे? स्थिर लागत।